लगभग 6000 साल पहले, जब दुनिया में ना अमेरिका था, ना यूरोप पावरफुल था, ना कोई ऑयल कंपनी एग्जिस्ट करती थी, तब दो नदियों के बीच एक सिविलाइजेशन जन्म ले रही थी, मेसोपोटामिया, आज का इराक। इसी जगह इंसान ने पहली बार एक अजीब सी चीज नोटिस की। जमीन के अंदर से धीरे धीरे एक काला चिपचिपा लिक्विड बाहर आ रहा था। ना किसी ने उसे बनाया था, ना किसी मशीन ने निकाला था। नेचर खुद उसे जमीन के ऊपर ला रही थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह लिक्विड एक दिन पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगा। मेसोपोटामिया के लोग इस ब्लैक सब्सटेंस को वेस्ट नहीं समझते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने देखा ये पानी को अंदर नहीं आने देता, तो वुडन बोट्स के नीचे इस ब्लैक लिक्विड की कोटिंग की गई और पहली बार बोट्स ज्यादा ड्यूरेबल बन गईं। फिर टेंपल और महल बनाते वक्त ब्रिक्स के बीच इसी सब्सटेंस का इस्तेमाल होने लगा। ये एक नेचुरल सीमेंट की तरह काम करता था, रोड्स बनाने में, दीवारों को वाटरप्रूफ करने में और कई जगह मेडिसिन की तरह भी इसका यूज होता था। उस वक्त इसे बिटुमिन कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं था। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन और ऑयल के बीच पहला कनेक्शन था और शायद हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी। लेकिन मेसोपोटामिया अकेला नहीं था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी नेचर अपना ये सीक्रेट धीरे धीरे रिवील कर रही थी। एंशिएंट इजिप्ट में ममीज को प्रिजर्व करने के लिए बिटुमिन का यूज हुआ। पर्शिया में जमीन से निकलती नेचुरल गैस खुद ही जलती रहती थी। लोग उसे सेक्रेट फायर मानते थे। चाइना में 2000 साल पहले बैम्बू पाइप्स की मदद से नेचुरल गैस को बाहर निकाला जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन इन सब सिविलाइजेशंस को एक बात का अंदाजा भी नहीं था। यह काला लिक्विड सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं था, ये एनर्जी था, पावर था और फ्यूचर में सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला था। हजारों साल तक ऑयल वहीं रहा, जमीन के नीचे, खामोश, जैसे वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। फिर 19th सेंचुरी आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया की एनर्जी की भूख को बढ़ा दिया। वेल ऑयल खत्म होने लगा, फैक्ट्रीज को फ्यूल चाहिए था, रात को रोशनी के लिए नया सोर्स चाहिए था और इसी जरूरत ने इंसान को मजबूर किया जमीन के अंदर छुपा सबसे बड़ा खजाना ढूंढने के लिए। 1859, पेंसिल्वेनिया, एक आदमी, एक ड्रिलिंग मशीन और एक फैसला जो मॉडर्न दुनिया की शुरुआत बन गया। 1859, अमेरिका। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। फैक्ट्रीज दिन रात चल रही थी, रेलवे ट्रैक्स हर तरफ बिछ रही थे, नए नए मशीन्स दुनिया को बदल रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एनर्जी। उस वक्त लोगों के घरों में रोशनी के लिए व्हेल ऑयल यूज होता था। जी हां, व्हेल्स का शिकार किया जाता था सिर्फ उनके बॉडी से ऑयल निकालने के लिए। हर साल हजारों व्हेल्स मारी जाती थी, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि व्हेल्स कम पड़ने लगी, ऑयल महंगा होता गया और दुनिया को एक नए सोर्स की जरूरत थी। इसी बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की। कुछ जगहों पर जमीन से नेचुरली काला ऑयल बाहर आ रहा था। लोग उसे मेडिसिन समझकर बेच रहे थे। कोई उसे रॉक ऑयल बोलता था तो कोई सेनेका ऑयल। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इससे इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है। फिर एंट्री होती है एक आदमी की, एडविन ड्रेक। ना वो साइंटिस्ट था, ना इंजीनियर, ना जियोलॉजिस्ट, बस एक ऑर्डिनरी इंसान। लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया था। जब पानी निकालने के लिए जमीन में वेल खोदा जा सकता है, तो ऑयल के लिए क्यों नहीं? उस वक्त लोग उस पर हंसते थे। कई लोग बोलते थे, ऑयल को खोद कर नहीं निकाला जा सकता, क्या पागलपन है। इन्वेस्टर्स भी डाउट करने लगे। महीनों तक ड्रिलिंग चलती रही, पैसे खत्म होने लगे। वर्कर्स ने जॉब छोड़ने की सोची और फिर 27 अगस्त 1859 ड्रिलिंग रुक गई। सबको लगा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन अगली सुबह जब वर्कर्स वापस आए, उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया। वेल के अंदर काला लिक्विड धीरे धीरे ऊपर आ रहा था,
क्रूड ऑयल सिर्फ कुछ बैरल्स नहीं, लगातार फ्लो हो रहा था। उस मोमेंट के साथ ही मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री का जन्म हुआ। द बिगिनिंग ऑफ द ऑयल रश। न्यूज आग की तरह फैल गई। पेंसिल्वेनिया में ऑयल मिला है, और बस जो हुआ बिल्कुल कैलिफोर्निया गोल्ड रश जैसा था। हर तरफ से लोग आ गए, फार्मर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, इन्वेस्टर्स, सब एक ही सपना लेकर आए, ऑयल। जहां कल तक सिर्फ जंगल था, वहां कुछ ही महीनों में हंड्रेड्स ऑफ ड्रिलिंग रिग्स खड़े हो गए, नए टाउन्स बन गए, होटल्स भर गए, लैंड की प्राइसेस कई गुना बढ़ गईं। लोग रातों रात मिलियनेयर बनने लगे, और कुछ सब कुछ खोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जहां पैसा होता है वहां कंपटीशन भी होता है, और कंपटीशन के साथ केओस। हर कोई ड्रिल कर रहा था, कोई रूल्स नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। कभी कभी वेल ब्लास्ट हो जाते, कभी पूरा ऑयल वेस्ट हो जाता, कभी आग लग जाती। लेकिन प्रॉफिट इतना बड़ा था कि कोई रुकना नहीं चाहता था। अ न्यू इंडस्ट्री इज बॉर्न। अब प्रॉब्लम यह थी, ऑयल मिल तो गया, लेकिन इसका क्या करें? रॉ क्रूड ऑयल सीधा यूज नहीं किया जा सकता, उसे रिफाइन करना पड़ता है। साइंटिस्ट्स और केमिस्ट्स ने रिफाइनिंग टेक्निक्स डेवलप करनी शुरू की, और तब क्रूड ऑयल से निकलने लगा केरोसिन। उस वक्त केरोसिन एक रेवोल्यूशन था। अब लोगों को वेल ऑयल की जरूरत नहीं थी। रात को घर रोशन होने लगे, सिटीज चमकने लगी, वेल हंटिंग धीरे धीरे कम होने लगी। एक इन्वेंशन ने ना सिर्फ इंडस्ट्री बदली, बल्कि नेचर को भी एक तरह से बचाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब एक और आदमी स्टेज पर आने वाला था। एक बिजनेसमैन जिसका नाम आज भी हिस्ट्री में पावर, मनी और मोनोपोली का सिंबल माना जाता है। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। एक ऐसा आदमी जिसने ऑयल नहीं डिस्कवर किया, लेकिन ऑयल बिजनेस पर लगभग पूरी दुनिया का कंट्रोल बना लिया, और उसके साथ शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट एम्पायर। ऑयल मिल चुका था, अब शुरू होने वाला था पावर का असली गेम। 1859 एडविन ड्रेक ने दुनिया को ऑयल निकालना सिखा दिया। 1859 न्यूयॉर्क। रॉकफेलर एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ। उसके फादर कभी सेल्समैन बनते, कभी गायब हो जाते। फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। बचपन से ही रॉकफेलर को एक बात समझ आ गई थी, अगर लाइफ बदलनी है तो पैसे को कंट्रोल करना होगा। सिर्फ 16 साल की एज में उसने अकाउंटिंग की जॉब शुरू कर दी। हर एक पैसा लिखता था, हर खर्चा कैलकुलेट करता था। उसके दोस्त मजे करते थे, लेकिन रॉकफेलर नंबर्स से प्यार करता था, और वही हैबिट एक दिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। 1860 के आसपास अमेरिका में ऑयल रश चल रहा था। हर कोई ऑयल वेल्स खरीद रहा था। सबको लगता था ऑयल निकालने वाला ही अमीर बनेगा। लेकिन रॉकफेलर ने सबसे अलग सोचा। उसने कहा, गोल्ड रश में सबसे ज्यादा पैसा सोना ढूंढने वाले नहीं, बेलचा बेचने वाले कमाते हैं। उसने ऑयल ड्रिलिंग में पैसा नहीं लगाया, उसने ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस शुरू किया, क्योंकि क्रूड ऑयल सीधा किसी काम का नहीं था, उसे रिफाइन करना पड़ता था। तभी उससे केरोसिन, लुब्रिकेंट्स और बाकी प्रोडक्ट्स बनते थे। रॉकफेलर ने समझ लिया था, जो रिफाइनिंग कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। 1870 रॉकफेलर ने अपनी कंपनी बनाई, स्टैंडर्ड ऑयल। नाम सिंपल था, लेकिन एम्बिशन बिल्कुल सिंपल नहीं था। उसका टारगेट था, अमेरिका का हर रिफाइनरी या तो उसके साथ काम करे या बंद हो जाए। उसने रेलवे कंपनीज के साथ सीक्रेट डील्स किए। अगर कोई और कंपनी ऑयल ट्रांसपोर्ट करती तो उससे ज्यादा फ्रेट चार्ज लगता, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल को स्पेशल डिस्काउंट मिलता। रिजल्ट, कंपेटिटर्स का कॉस्ट बढ़ गया, रॉकफेलर का प्रॉफिट और बढ़ता गया। जब कोई रिफाइनरी लॉस में जाती, रॉकफेलर उसके ओनर के पास जाता और सिर्फ एक बात कहता, या तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो या फिर कुछ महीनों में तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। कई लोग मजबूरी में अपनी कंपनी बेच देते। जो मना करते, उनके अगेंस्ट प्राइस वॉर शुरू हो जाता। स्टैंडर्ड ऑयल टेम्पररी बहुत सस्ता ऑयल बेचती, इतना सस्ता कि छोटी कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाती। जब कंपेटिटर्स बंद हो जाते
प्राइसेस फिर से बढ़ा दिए जाते। धीरे धीरे 1 रिफाइनरी, 10 रिफाइनरी, 50 रिफाइनरी और फिर हंड्रेड्स। 1880 तक अमेरिका की लगभग 90% ऑयल रिफाइनिंग सिर्फ एक कंपनी के कंट्रोल में थी, स्टैंडर्ड ऑयल। सोचिए, अगर आज एक ही कंपनी इंडिया का 90% पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कंट्रोल करे तो उसकी पावर कितनी होगी? रॉकफेलर के पास वैसी ही पावर थी। ऑयल की डिमांड हर साल बढ़ रही थी। रेलवेज, फैक्ट्रीज, स्ट्रीट लैंप्स, शिप्स, सबको ऑयल चाहिए था और हर बैरल के साथ रॉकफेलर और अमीर होता गया। उसकी वेल्थ इतनी बढ़ी कि आज के हिसाब से कई इकोनॉमिस्ट्स एस्टिमेट करते हैं वो हिस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में से एक था। आज के बिलियनियर्स जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या बिल गेट्स, सबके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखा जाए तो रॉकफेलर की टोटल वेल्थ उन सबसे भी ज्यादा मानी जाती है। एक इंसान जिसने सिर्फ ऑयल बिजनेस से हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन जितनी बड़ी स्टैंडर्ड ऑयल होती गई, उतना ही ज्यादा लोग उससे नफरत करने लगे। न्यूज़पेपर्स लिखने लगे ये कंपनी कंपटीशन को खत्म कर रही है। पॉलिटिशियंस बोलने लगे ये डेंजरस मोनोपोली है। छोटे बिजनेसमैन प्रोटेस्ट करने लगे। अमेरिका में एक नया शब्द फेमस हुआ, मोनोपोली। एक ऐसी कंपनी जिसके पास मार्केट का इतना कंट्रोल हो कि बाकी सब उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। और अमेरिका ऐसी इकोनॉमी नहीं बनाना चाहता था। 1911 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। स्टैंडर्ड ऑयल इलीगल मोनोपोली डिक्लेयर कर दी गई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कंपनी को 34 अलग अलग कंपनीज में तोड़ दिया जाए। बहुत लोगों को लगा रॉकफेलर हार गया, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि उन 34 कंपनीज के शेयर्स अब भी रॉकफेलर के पास ही थे। और जब उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ी तो उसकी पर्सनल वेल्थ और भी बढ़ गई। कभी कभी हारना भी जीतने से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आज अगर आप नाम सुनो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन या दुनिया की कई बड़ी ऑयल कंपनीज का, तो उनमें से कई की रूट्स स्टैंडर्ड ऑयल तक पहुंचती हैं। एक कंपनी जो टूट गई, लेकिन उसके टुकड़ों ने आज भी ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री को शेप दिया हुआ है। रॉकफेलर ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई थी, उसने कॉर्पोरेट पावर का नया रूल बुक लिखा था। और इसी दौरान एक और रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था। अब ऑयल सिर्फ लैंप्स जलाने के लिए नहीं था। एक जर्मन इंजीनियर और फिर एक अमेरिकन बिजनेसमैन दुनिया को ऐसी मशीन देने वाले थे जो हर इंसान की जिंदगी बदल देगी, मोटर कार। और उस दिन से ऑयल सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का फ्यूल बन गया। 1911 स्टैंडर्ड ऑयल टूट चुकी थी। रॉकफेलर का एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गया था। लेकिन एक और रेवोल्यूशन चुपचाप दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। यह रेवोल्यूशन ऑयल कंपनीज ने नहीं, एक इंजन ने शुरू किया। सोचिए, अगर आप 150 साल पहले किसी सिटी में खड़े होते तो आपको क्या दिखता? रोड पर सिर्फ घोड़े, हॉर्स कार्ट्स, बुलक कार्ट्स और कुछ स्टीम इंजन्स। ट्रैवल स्लो था। एक सिटी से दूसरी सिटी जाना कई दिन ले लेता था। बिजनेस भी स्लो था, ट्रेड भी स्लो था और दुनिया आज की तरह कनेक्टेड बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर एक इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया, द इंटरनल कंबस्शन इंजन। ये इंजन काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। पेट्रोल इंजन के अंदर जाता, एयर के साथ मिक्स होता, एक टाइनी स्पार्क एक्सप्लोजन क्रिएट करता और वही एक्सप्लोजन पिस्टन को पुश करता। पिस्टन क्रैंक शाफ्ट घुमाता और इंजन चल पड़ता। हर सेकंड ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता, इसीलिए इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंजन कोल से नहीं, पेट्रोल से चलता था और पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता था। यहीं से ऑयल की असली डिमांड शुरू हुई। 1908 अमेरिका। एक बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड, उसने एक कार लॉन्च की, मॉडल टी। यह दुनिया की पहली कार नहीं थी, लेकिन यह पहली कार थी जो आम इंसान खरीद सकता था। फोर्ड ने असेंबली लाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पहले एक कार बनाने में 12 घंटे से ज्यादा लगते थे, अब सिर्फ कुछ ही घंटों में एक नई कार तैयार हो जाती। प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइस कम हुआ और पहली बार मिडिल क्लास फैमिलीज भी कार खरीदने लगी। 1908 में सिर्फ कुछ हजार कार्स थी, लेकिन 1920 के आसपास अमेरिका की रोड्स लाखों कार्स से भर चुकी थीं।
और हर कार को चाहिए था पेट्रोल, हर रोज, हर सफर के लिए। अब ऑयल सिर्फ केरोसिन के लिए यूज नहीं हो रहा था, अब उससे बनते थे पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स और बाद में एविएशन फ्यूल। डिमांड हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही थी। नए ऑयल वेल्स खोदे जा रहे थे, नई रिफाइनरीज बन रही थीं, ऑयल कंपनीज तेजी से एक्सपैंड कर रही थी। इसी दौरान एक नया नाम फेमस हुआ, ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये काला लिक्विड सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा था। 1903 राइट ब्रदर्स ने दुनिया की पहली सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट की। ये फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड्स की थी, लेकिन इसी 12 सेकंड्स ने फ्यूचर बदल दिया। कुछ ही सालों में एयरप्लेन्स इंप्रूव होने लगे और हर एयरप्लेन को एविएशन फ्यूल चाहिए था, जो भी क्रूड ऑयल से ही बनता था। अब रोड्स भी ऑयल पर चल रही थीं और आसमान भी। 1914 यूरोप। एक गोली चलती है और शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1। पहले के वॉर्स में घोड़े यूज होते थे, लेकिन इस बार बैटलफील्ड बिल्कुल अलग था। टैंक्स, मिलिट्री ट्रक्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन्स, सबको फ्यूल चाहिए था, और वो फ्यूल था ऑयल। एक ब्रिटिश लीडर ने उस वक्त कहा था, विक्ट्री विल बिलोंग टू द नेशन दैट हैज द ऑयल। ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये रियलिटी थी। जिस कंट्री के पास ज्यादा ऑयल था, उसकी आर्मी ज्यादा दूर जा सकती थी, उसके टैंक्स ज्यादा देर तक लड़ सकते थे, उसके एरोप्लेन्स ज्यादा मिशंस उड़ा सकते थे। पहली बार हिस्ट्री में ऑयल सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ऑयल नेशनल सिक्योरिटी बन गया। वर्ल्ड वॉर के बाद हर पावरफुल कंट्री को एक बात समझ आ गई, अगर फ्यूचर में सुपर पावर बनना है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग आर्मी काफी नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑयल सप्लाई भी चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब नए ऑयल फील्ड्स ढूंढने लगे। उनकी नजर एक रीजन पर जाकर रुक गई, एक ऐसा रीजन जहां रेत ही रेत थी, ना बड़े फॉरेस्ट्स, ना बड़ी रिवर्स, लेकिन उस रेत के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा था, द मिडल ईस्ट।